जैसे ही शौर्य डाइनिंग एरिया में पहुंचता है तो सबको एक साथ इतनी हंसी खुशी नाश्ता करते देख उसे अच्छा लगता है। बहुत समय से उसने अपने परिवार को ऐसे टाइम स्पेंड करते हुए नहीं देखा था और आज ये देख उसका गुस्सा भी शांत हो जाता है। शौर्य अपने दादाजी के पैर छूकर सबको गुड मॉर्निंग विश करता है। दादाजी उसे कुछ नहीं कहते, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो उससे नाराज हैं। शौर्य वजह भी जानता था, इसलिए वो उन्हें उस वक्त कुछ नहीं कहता। शौर्य भी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। उसको देख सबको वाणी की कमर का दर्द याद आ जाता है, इसलिए सब हंसने लगते हैं। ईशान मजाकिया अंदाज में कहता है, क्या भाई, भाभी ने आपको भी एक दिन में सुधार दिया? वरना आप तो सबके साथ ऐसे नाश्ता बहुत कम करते हो। वाणी का नाम सुन शौर्य को एक बार फिर चिढ़ मचती है। वो गुस्से में ईशान को घूरता है तो ईशान इधर उधर देखते हुए अपना नाश्ता करने लगता है। तभी शौर्य के कानों में चूड़ियों की आवाज आती है तो उसकी नजर खुद ब खुद उस आवाज की तरफ चली जाती है। वाणी सबके सामने किचन से निकल हाथ में प्लेट लिए हुए उसकी ओर बढ़ रही थी। उसने बालों में जूड़ा बना रखा था, जिसके एक दो लट बाहर आकर कभी उसके गालों को सहला रहे थे तो कभी उसके होठों से खेल रहे थे। यह देखकर शौर्य अंदर ही अंदर पिघल रहा था। वो कितनी भी कोशिश करे लेकिन उसकी नजर बार बार वहीं अटक रही थी। वाणी शौर्य को वहां देख एक पल के लिए ठिठक जाती है, लेकिन फिर खुद को शांत रखते हुए बिना शौर्य पर ध्यान दिए सबको पराठे सर्व करती है। वाणी ने सबको सर्व किया सिवाय शौर्य को। दादाजी ये देख वाणी से कहते हैं, वाणी बेटा, शौर्य को भी पराठे दो। वाणी दादाजी के ये कहते ही अपनी नजर उठाकर शौर्य को देखती है, जो उसे ही देख रहा था। वो अपना सिर हाँ में हिलाकर शौर्य के पास आ जाती है। तभी ईशान पराठे अपने मुंह में ठूंस कर कहता है, अरे भाभी, आप रहने दो, भाई को ये सब पराठे नहीं पसंद। वो तो फिटनेस फ्रीक है ना, उन्हें क्या पता पराठे का स्वाद। आप उन्हें वो उबली हुई सब्जी दो। अपनी प्लेट आगे करते हुए ईशान कहता है, आप एक काम करो, भाई के हिस्से का भी मुझे दे दो। ईशान की बातें सुन वाणी मुस्कुराती है और ईशान को पराठा देती है। शौर्य तपाक से उसके प्लेट से पराठा लेते हुए कहता है, ये अनहेल्दी ब्रेकफास्ट तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। यह देख ईशान बच्चों जैसा मुंह बनाकर कहता है, भाई मेरा पराठा दो, मैं बिल्कुल फिट हूँ और एक दो पराठे ज़्यादा खाने से कुछ नहीं होगा। फिर धीरे से खुद में कहता है, आपकी तरह मेरी कमर थोड़ी ना हो गई है। ईशान की यह बात शौर्य के अलावा किसी ने नहीं सुनी थी। वो उसे घूरते हुए कहता है, अगर तुम्हें कॉलेज नहीं जाना तो मेरे साथ ऑफिस चलो। उसकी बात सुनकर ईशान हड़बड़ा कर टेबल से उठते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं नहीं, किसने कहा कॉलेज नहीं जाना? मुझे जाना है, पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर लविश को देखता है, जो मजे से अपना पराठा खा रहा था। ईशान उसके हाथ से पराठा छीनकर उसे कहता है, ज्यादा मत खा, मोटा हो जाएगा, जल्दी चल वरना भाई आज मुझे ऑफिस उठा कर ले जाएंगे। ईशान और लविश वहां से जल्दी से निकल जाते हैं, पर जाते जाते ईशान भागकर शौर्य के प्लेट से वो अपना पराठा लेकर वाणी को हक करके बाय भाभी कहते हुए वहां से भाग जाता है। उसकी इस हरकत पर सब हंस देते हैं, लेकिन शौर्य को ईशान पर गुस्सा आ रहा था। फिर वो वाणी को गुस्से में घूरता है, लेकिन वाणी को उसके लुक से जैसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वाणी इतनी खूबसूरत दिख रही थी कि शौर्य का मन उसे छूने का कर रहा था। उसका हाथ वाणी के गालों पर जाने ही वाला था कि वो वहां से चली जाती है। शौर्य खुद की ही हरकत पर शौक हो जाता है। वाणी की एक बार फिर शौर्य को नजर उठाकर ना देखने से शौर्य को चिढ़ मच रही थी। वाणी को देखते हुए आर्यन ने शौर्य को देख लिया था, इसलिए वो उसके पास जाकर धीरे से उसके कान में कहता है, ये लो ऑइंटमेंट, इससे कमर दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा, जाके भाभी को लगा दो। और हाँ, नेक्स्ट टाइम भाभी को इतना परेशान मत करना कि उसकी नींद ही पूरी ना हो पाए। इतना बोलकर आर्यन शौर्य को एक शरारती मुस्कान देता है, फिर विनय को हाई फाई देते हुए वहां से चला जाता है। शौर्य को विनय की बात का मतलब समझ आ जाता है और वो वहां से गुस्से में अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वाणी कमरे में कपबोर्ड में से कुछ निकाल रही थी कि तभी शौर्य गुस्से में पीछे से आकर वाणी की कमर को कसकर पकड़ लेता है, फिर उसे कपबोर्ड के दूसरे साइड से सटा देता है। शौर्य के ऐसा करने पर वाणी डर जाती है, लेकिन अपने सामने शौर्य को देख उसे कुछ राहत मिलती है। इस वक्त शौर्य का एक हाथ वाणी के कमर पर था और दूसरा हाथ उसके चूड़ियों से भरे हाथ को दबा रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। वाणी खुद का हाथ शौर्य के पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, छोड़िए मुझे। शौर्य भड़कते हुए कहता है, लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है। कितनी बार कहा मेरी पत्नी बनने की कोशिश मत करो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो यहाँ ये सब करने में मजा आ रहा है ना। कभी मेरी चीजों पर तो कभी मुझ पर अपना हक जताने की कोशिश।
इन सब से भी दिल नहीं भरा तो घर के लोगों को हमारे रिश्ते के बारे में मिसलीडिंग थॉट्स जा रहे हैं। समझती क्या हो तुम खुद को? तुम जैसी लड़की से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तुम मेरी पत्नी बनने के लायक नहीं हो। तुम्हारी ऐसी औकात नहीं है कि तुम मेरे बगल में खड़ी भी हो सको या मैं तुम्हें छूऊं। ये सब कहते वक्त शौर्य की पकड़ वाणी के हाथ पर इस कदर मजबूत हो गई कि वाणी का दर्द अब आंसू बनकर बाहर आने लगा। लेकिन शौर्य की बातें उसे ज्यादा तकलीफ दे रही थी। उसकी बातें वाणी को अंदर से तोड़ रही थी। वाणी दर्द भरी आंखों से शौर्य को देख तेज आवाज में कहती है, तो फिर दूर रहो मुझसे। यूं बार बार मेरे करीब आकर मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं। इतना बोलकर वो शौर्य को खुद से दूर करती है और कहती है, मैं नहीं बनना चाहती थी आपकी पत्नी। आपने मुझसे जबरदस्ती शादी की और शादी के तुरंत बाद रिश्ता मानने से इनकार भी कर दिया। तब भी मैंने कोई शिकायत नहीं की, पर आपका यूं मुझे बार बार याद दिलाना मुझे बोलने पर मजबूर करता है। मैं चुप हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आप कुछ भी सुनाकर चले जाएंगे। इतना बोलकर वो शौर्य को देखती है जो उसे गुस्से से घूर रहा था, जिससे वाणी को और गुस्सा आ जाता है। वो आगे कहती है, अरे नहीं है मेरी हैसियत आपके खानदान में आने की तो ठीक है ना, तो मुझे जाने दो अपने घर। आपने खुद मुझसे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाकर मुझे बांध रखा है। आपने कहा था कि मैं इस घर की बहू बन सकती हूँ, तो बस वही फर्ज निभा रही हूँ। तो क्या गलत किया? और रही बात हमारे रिश्ते की, सबको सच्चाई बताने की, तो मैंने किसी से कुछ नहीं कहा और ना मुझे आपके बारे में कहने की जरूरत है। आप मेरे लिए सिर्फ एक अजनबी हैं जिसके साथ रिश्ता होकर भी नहीं है। आप भी दूर रहें मुझसे। वाणी ने शौर्य को ये सारी बातें एक सांस में कहती थी। आखिर इतने दिनों से वो ये सब अपने मन में दबाए बैठी थी। वो चाहती थी वो जितना हो सके शौर्य को इग्नोर करे, लेकिन शौर्य बार बार उसके जख्मों को कुरेदने से पीछे नहीं हट रहा था। शौर्य तो हैरानी और असमंजस के मिले जुले भाव लिए वाणी को देख रहा था। वाणी ने एक नज़र शौर्य को देख फिर वहां से चली गई। शौर्य के चेहरे पर गुस्से के भाव के साथ दर्द भी था। वो तो बस वाणी को जाते हुए देख रहा था। आज तक शायद ही किसी ने शौर्य से इस लहजे में बात की थी। वाणी की ये बातें सीधा शौर्य के दिल पर असर कर रही थी। उसके जहन में बार बार वाणी की आखिर में कही गई बात गूंज रही थी कि आप मेरे लिए सिर्फ एक अजनबी हैं जिसके साथ रिश्ता होकर भी नहीं है। ये सब सोच सोचकर शौर्य को अब गुस्सा आने लगा था। उसके मन में यही था कि वो उसका पति होकर भी उसके लिए अजनबी है, क्योंकि उसके दिल में कोई और है। शौर्य कहने के लिए वाणी को कुछ नहीं मानता था, लेकिन वाणी की बातें, उसका होना उसके लिए मैटर करने लगा था, जिसका पता उसको अभी तक नहीं था। वो गुस्से में वाणी के पीछे जाता है, तभी उसका फ़ोन बजता है, जिसे देखकर वो वहाँ से सीधा अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर शौर्य की बात से वाणी का पूरा मूड खराब हो गया था और वो हट हो रही थी, लेकिन दादाजी के कहने पर वो उनके साथ बेमन बाहर चली जाती है। आखिर वाणी और शौर्य के इस अनचाहे रिश्ते में आगे क्या होगा, जानने के लिए सुनते रहिए मजबूरी की शादी का अगला एपिसोड सिर्फ मीत स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। अगला एपिसोड सुनने के लिए मीत स्टोरी चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।